अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल की नई किस्त पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जो ही वो दोनों घर में दाखिल हुए, ऐन को जहान की कही बातें याद आने लगी। उसकी आंख में नमी चमकी। नए आहिस्तगी से उसने जहान के हाथ में कैद अपना हाथ निकाल लिया। जहान ने खामोशी से अपने खाली हाथ को देखा। ज़रा आगे जाकर वो लड़खड़ाई तो जहान ने उसे थाम लिया। दूर हैं मुझसे, वो उसका हाथ चटक कर गोया हुई। तुम रोक सकती हो मुझे अपने नज़दीक आने से? उसके दिलकशी से कहने पर वो सुर्ख पड़ गई। उसने चंद सेकंड जहान की आंखों में देखा और फिर उसके सीने बंद नरम हाथों के मुक्के बरसाती ज़ारों को तार रोने लगी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। वो रोती हुई कहती जा रही थी। जहान ने गहरी सांस खींचकर उसकी कलाइयाँ पकड़ी। झूठ बोला था मैंने। उसके कहने पर ऐन की बेगी नीली आंखों में हैरानगी उभरी। कौन सा झूठ? ऐन ने सपाट आवाज़ में कहा, यही कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। जहान के कहने पर उसे अपने रगो जान में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। इनके बजाय उसका चेहरा सपाट रहा। उसने जहान के हाथ से अपनी कलाइयाँ छुड़ाईं और बगैर उसकी तरफ देखे अपने और जहान के मुश्तरका कमरे में चलेगी। मेरे कपड़े तो नानू के कमरे में हैं। याद आने पर वो दोबारा बाहर आई तो जहान अपने जख्मों का जायजा ले रहा था। ऐन की आंखों में नरम तासुर उभरा। उसने सोचा जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर देगी। उसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गहरी नीली ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र लेकर वो बाथरूम में घुस गई। जल्दी से शावर लेकर कपड़े बदलते वो बाहर निकली। जख्मों पर पानी पड़ने से उनमें टेसें उठने लगी थी। उसने सर के पिछली जानब हाथ रखा। तकलीफ से उसके मुँह से सिसकारें निकली। उसने आहिस्ते से बाल खोलकर उन्हें संवारा और ढीले जोड़े में कैद कर लिए। अब वो पहले से कदरे बेहतर लग रही थी। जब वो बाहर आई तो जहान कमरे में जा चुका था। उसने झुझक कर अंदर कदम रखा तो वो बेड पर औंधा लेटा हुआ था। ऐन ने फर्स्ट एड बॉक्स से आइनमेंट निकाल ली। वो ज़रा सा झुकी और रोई की मदद से उसके जख्मों को साफ करने लगी। जख्म साफ करके उसने मरहम लगाई और जहाँ ज़रूरत पड़ी बैंडेज कर दी। इस दौरान जहाँ खामोशी से लेट रहा। उसे उसका फिक्र करना अच्छा लग रहा था। सीधे हैं वो, उसने नज़र झुकाकर कहा तो जहान बगैर चूं चुरा के सीधा लेट गई। उसके बरहना सीना देकर वो नज़रें झुका गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा नज़रें उठाती। क्या हुआ, शर्म आ रही है? जहान ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। नहीं तो मुझे क्यों आएगी शर्म? ऐन ने दिल कड़ा करके जवाब दिया और कांपते हाथों से उसके सीने से लगी खराशों को रुई की मदद से साफ किया जिनसे खून रिस रिस कर जम चुका था। जहान ने बिला इरादा उसे कमर से थाम कर झुकाया तो ऐन के मुँह से सिसकारी। क्या हुआ? जहान फौरन उठ बैठा। क्या कर रहे हैं आप? चोट लगी है आपको, लेट जाएं। मैं कर रही हूँ ना। उसने जहान को टालना चाहा। मैं से ऐना, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसके सख्ती से पूछने पर नजर झुका के मारा था। उन्होंने बताया तो था। जहान ने गुस्से से मुट्ठी फेंची। काश वो उसके सामने होते तो वो मार मार कर उनका बरकस निकाल लेता। दिखाओ मुझे। उसने उसकी कमीज हटाकर देखना चाहा तो ऐन ने उसका हाथ रोक लिया। ऐन, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, मैं नहीं दिखाना आपको। वो जिद्दी लहजे में बोले, तुम पागल हो? मैं बस जख्म देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। उसने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, आपका क्या पता? ऐन ने ज़बान के जोहर दिखाए जो उसके दिल पर ठा करके लगे। उसने पीदी बीवी को देखकर दांत पीसे। तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आएगी। ये भी प्यार की ज़ुबान थी। ऐन ने सदमे से उसे देखा। जहान ने उसकी ओवर एक्टिंग को नज़रअंदाज करके उसे घसीट कर बेड पर लेटा और कमर से कमीज खिसका दी। ऐन ने शर्म से मुंह पर हाथ रख लिया। जहान ने उसे एक नज़र देखकर कमर का जायजा लिया जहाँ नील पड़े हुए थे। उसने एलोवेरा जेल पकड़ी और नरमी से निशानों पर लगाने लगा। ना करें। ऐन बेसख्ता हंसने लगी। क्यों, क्या हुआ? जहान ने उसे हैरानी से देखा। लगता है उसका दिमाग खिसक गया। गुदगुदी हो रही है। ना करें। मैंने आंखों से निकलते पानी को हाथों की मदद से साफ करते हुए कहा। उसके बच्चों की तरह हंसने पर जहान भी मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और उसे मुस्कुराती नज़र से देखकर चेंज करने की घर से बाथरूम चला गया। ऐन संभल कर कदरे एक तरफ होकर लेट गई। कंबल चेहरे तक उठकर उसने आंखें बंद कर लीं। आज के दिन के बारे में सोचते वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। वीर, कहाँ थे तुम? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ। अदिल शाह जो लॉन्ज में परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे, वीर को देखकर उसकी तरफ लग गए। उनके जहन में अजीब वसवसे आ रहे थे। वीर को देखकर उन्होंने शुक्र का सांस लिया। हाँ, वो मेरा फ़ोन खो गया। उसने पैंट की जेब को टटोलते हुए कहा, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी? उनके परेशानी से इस्तफसार करने पर वीर ने सख्त दर्द करते सर को उंगली से मसला। बाबा, मैं अभी सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। वीर ने उकताहट से कहा। ओके, बाद में बात करते हैं। उसके शना थपथपाकर चले गए। वीर ने रहम का हाथ मुंह धुलाकर
उसके कपड़े बदले और उसे बेड पर लेटा दिया। रहम अब अच्छे से बच्चों की तरह सोएगा। ओके बाबा, अभी आते हैं। उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम कर वो फ्रेश होने चला गया। अगली सुबह वो देर से बेदार हुआ। आदिल शाह ने भी शाह मीर को उसके आराम के ख्याल से उसे जगाने से मना कर दिया। करवट बदल कर उसने जरा आंखें खोली। रहम बिस्तर पर मौजूद नहीं था। बाहर से उसकी खिलखिलाहटों की आवाज़ें आ रही थी। रात जैसे तैसे बैंडेज करके उसने पेन किलर्स ले ली थी। अब दर्द कदरे कम हो गया। वो कसरमंदी से उठ बैठा। उसने जोरदार अंगड़ाई ली जिससे उसका कसरती सीना और नुमाया हो गया। ट्राउजर में मलबूस वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने कंधों पर अना का लमस अभी भी महसूस हो रहा था। कल कितनी करीब थी वो उसके जाज़िब नज़र नकूश को उसने बहुत करीब से देखा था। अब बात सिर्फ रहम की नहीं थी, उसका अपना दिल भी बेईमान होने लगा था। उसके तीखे मकरूर नकूश में दिलकश मुस्कुराहट ने रंग फैलाया। ठक ठक मैं अंदर आ गया। कोई मसला? मेरी बतीसी की नुमाइश करते नमूदार हुआ। ज़रा पास आओ तो बताऊंगा मसला है या नहीं। वीर ने मजनू गुस्से से कहा। ओके, आपको कोई मसला नहीं। मीर ने समझने वाले अंदाज में सारी लाए। बाबा ने भेजा है कि देख आऊँ आप उठे या नहीं, लेकिन यहाँ तो आप किसी हसीना की जुल्फों के ख्याल में खोए मुस्कुरा रहे हैं। मीर के शरारत से कहने पर वीर ने दांत पीसकर उसे देखा। हाँ, चोरी पकड़ी गई या हो। मीर ने एक पैर दरवाजे से अंदर और एक पैर बाहर रखते हुए गर्दन तक आते स्टाइलिश बालों को झटक कर कहा। वीर उसको पकड़ने के लिए भागा तो छपाक से वहां से गायब हो गया। सर झटक कर वो फ्रेश होने चला गया। कैसी लग रही है? मीर ने अपने गर्दन तक आते बालों को पोनी में बांधकर दाद लेने वाले अंदाज में आदिल शाह को देखा जो रहम को आइसक्रीम खिला रहे थे। बिल्कुल मनहूस लग रहे हो। उन्होंने मुंह के जावी बिगाड़ कर कहा। उनकी बात पर रहम खिला दिया। देखा देखा कैसे खीखी कर रहा है ये टिड्डा कहीं का जल कुकड़ा। रहम से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई। मीरू आंटी तालियां मारकर उछलता हुआ उस अंदाज में हंसा कि आदिल शाह के साथ वीर का भी कहका गूंजा जो भी फ्रेश होकर आया था। तो होगा आंटी। मीर तो उसके दिए खिताब पर जल भुन गया। इस छोटे पीस ने तो मेरी जेंडर ही बदल दी। अचानक वो चालाकी से मुस्कुराया। वो रहम के ऐन सामने सोफे पर फैल कर बैठ गया। उसको नज़रअंदाज करके उसने पॉकेट से चॉकलेट निकाली और आराम से उसका रैपर उतारने लगा। इस वक्त वो दुनिया का मसरूफ तरीन इंसान लग रहा था। रहम ने अपने मुंह से होंठों पर जबान फेरी। वो दिल शाह की गोद से उतरा और दौड़कर मीर की टांग से लपट गया। चाचू, उसने बड़ी बड़ी आंखें पटाकर मासूमियत से कहा। मीर को अपनी समात पर शुबा हुआ। इतनी इज्जत उसे हजम ना हुई। क्या कहा तुमने? छोटे पैकेट। उसने आंखें सुकेड़ कर पूछा। चाचू दी जी। उसकी नट उनकी देखकर उसे सब समझ आ गया। चाचू ये दो फल में मिठू दो। उसने मौसमी की इंतहा करते हुए कहा। मीर ने उसे गोद में बिठाया। अच्छा, एक शर्त पर दूंगा ये चॉकलेट। दादा की पार्टी छोड़कर चाचू के गैंग में आज मजे करेंगे। दिल शाह ने मीर की बात पर नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उससे देखा। जैसे कह रहे हो मुंह धो रखो, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है दो। रहम के बोलने पर मीर ने फातिहाना नजरों से उन्हें देखा। ये लो। उसने आधी चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई तो रहम ने झपट कर पूरी चॉकलेट पकड़ ली और दिल शाह की तरफ दौड़ लगा दी। मेरा बब्बर शेर, बहुत अच्छा किया। उन्होंने रहम को दोबारा गोद में बिठा लिया। वो मज़े से टांगे हिलाता चॉकलेट खाने लगा। वीर उनकी शरारतों पर खामोशी से मुस्कुरा रहा था। तुमने चीटिंग की है मेरे साथ? मीर ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ। रहम ने सर जोर से हिलाकर टिक्का से जवाब दिया। नहीं तो मैं बोलती से उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाकर गुदगुदाने लगा। रहम मनसे से दोहरा हो गया। मीर ने उसे सार से ऊपर उठाकर कंधों पर बिठाया और लान की तरफ दौड़ गया। दिल शाह उनकी खिलखिलाहटों पर आसूदगी से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने अपना रुख वीर की तरफ मोड़ा। आप बता भी चुको। उनके इस्तफसार पर वीर उन्हें कल के वाक़े के बारे में बताने लगा। खुद के जख्मी होने की बात वो गोल कर गया। दिल शाह ने फिक्रमंदी से उसे देखा। अल्लाह का लाख शुक्र कि उसने तुम सबको अपनी अमान में रखा। मुझे उस भले आदमी से मिलवाना कभी जिसकी वजह से तुम कामयाब हुए। मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, ना ही मोबाइल नंबर लेना याद रख। कभी मिला तो ज़रूर मिलवाऊंगा। उसने फरमा मदरस कहा। अना ठीक है। अना के नाम पर उसने एक खूबसूरत एहसास से खुद को महकता महसूस किया। वो एंजल थी बाबा। उसने रहम के लिए बहुत तकलीफ सही है। इनफैक्ट उसकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना मकरूज कर लिया है। मुझे अपना मकरूज कर लिया। आपने सही कहा था कि उससे ज़्यादा रहम को कोई प्यार नहीं कर सकता। बाबा अजीब लड़की है वो, जो खुद की परवाह नहीं करती और दूसरों के लिए अपने आप को तकलीफ में डाल लेती है। वो धीमे लहजे में कहता गया। दिल शाह उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बरखदार, तुम पर भी जादू चल गया ना उसका। मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला किया। वीर गड़बड़ा गया। नहीं तो मैंने कब ऐसा कहा? बाप हूँ तुम्हारा, गद्दा ना समझो मुझे। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हो गए। एक दुनिया देखी है। उनके डिपटने पर वीर सर चुका कान खुद जाने लगा। चंद दिन सब्र कर लो, फिर जाऊँगा मैं उनके घर। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से हो जाएगा। मेरे बेटे को किसी चीज़ की कमी थोड़ी है।
उसकी कमर थप थपा कर वो आराम के घर से अपने कमरे में चले गए। वीर ने नींदराज होते आंखें मूंद ली। बंद आंखों के आगे एक दिलकश सरापा जगमगाने लगा। सफ़ेद कोरे कागज़ पर स्याही के 2 कतरे गिरे। कलम ने उन कतरों को खूबसूरत शक्ल में ढाल दिया ऐसे कि वो खुशनुमा फूल नजर आने लगे। खूबसूरत तराशीदा हाथों ने कलम को फिर से थामा। सफ़ेद कागज़ पर उभरते स्याही मैले अल्फाज मोतियों के साथ दमकने लगे। मेरे प्यारे अल्लाह, दिल करता है एक खत में तेरे नाम लिखूं, इसमें खुद को मिट्टी या फिर गुम नाम लिखूं, तुझको बताऊं अपनी तकलीफ रंजो गम, कुछ पसे पर्दा लिखूं, कुछ सरे आम लिखूं, कभी तो शुरू तो कभी मनाऊं तुझको, कभी खुद को कामयाब और कभी नाकाम लिखूं। हवा के दोष पर उड़ती एक आवारा लेट को उसने शहादत की उंगली के नोक से कान के पीछे अटसा। वो कलम बंद करते ज़मीन से बाकी कागजात उठाने के लिए झुकी तो तीखी नाक में पहनी नोज पिन पूरी आबोताब से चमकी। उसके चेहरे का सुकून दीदनी था। सीढ़ियों से अपना सामान समेट कर उसने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। मेहंदी लगे खूबसूरत पैरों से खरामा चलती अपने कमरे में और हाथ में पकड़े सामान को अलमारी के कदरे ऊंचे खाने में रख दिए। सामान रख कर उसने कमरे की हालत को दुरुस्त किया। ज़मीन पर बिछी कालीन पर दीवार से कमर टिकाकर बैठती दूसरे वाक़े के बारे में सोचने लगी। उस वाक़े को 3 हफ्ते गुजर चुके थे। बगैर कुछ छुपाए वो हिना को सब कुछ बता चुकी थी। हिना को ये फिक्र खाए जा रही थी कि अगर किसी को इस वाक़े की खबर हो गई तो लोग उनका जीना हराम कर देंगे, लेकिन होने को कौन टाल सकते हैं। जाने कैसे ये खबर बाहर निकल गई और मोहल्ले वाले चस्के लेने के लिए उनके घर आकर पूछ करने लगे। उन्होंने किसी न किसी तरह बात गोल मोल करके उन्हें भगा तो दिया, लेकिन उनकी कही एक बात हिना के जहन में अटक गई कि लड़की की इज्जत सफ़ेद चादर की तरह होती है, जिस पर लगा स्याह दाग तो लोगों को नज़र आ जाता, लेकिन पूरी सफ़ेद चादर उन्हें नज़र नहीं आती। बात गहरी थी और खरी भी। उन्हें ना की शादी की फिक्र होने लगी थी। भला वो लाख दुरुस्त थी, लेकिन जिस घर की बेटी के बारे में कहानी मशहूर होने लगी वहाँ भला कौन रिश्ता लेकर आता है। खुद की ज़ात में भला जितने भी खामियाँ हों, किसी की खामी सुनने पर लोग फ़ौरन फरिश्ते बनकर कानों को हाथ लगाने लगते हैं। उन्होंने वकार से कुछ न छुपाया। अना ने बिला झुझक सब कुछ अपने बाबा के सामने दोहरा दिया। जब वो गलत नहीं है तो झूठ क्यों बोले। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके सच बोलते हैं तो चाहे वक्ती तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन हकीकतन वो सुरखरू हो जाते हैं। और जो लोग झूठ बोलते जाते हैं वो अपने ही गड़े झूठों के जाल में फंसते जाते हैं। वकार को अना पर पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने उसे उसकी बहादुरी पर सराहा, जिस पर हिना ने नाराज़गी का इजहार किया कि बेटी को इतनी बहादुरी महंगी पड़ जाती है। बात आई गई होगी। आज इतने दिन बाद उसे सब कुछ फिर याद रहा था। रहम की उसे उनसीयत और वीर के ज़ू मानी अल्फाज। अनाब हिना की आवाज़ पर उसने तमाम सोचों को झटक कर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ वो सोचती नज़र से उसे देखती खड़ी हुई थी। जी क्या हुआ मामा, उसने सादगी से पूछा। कोई आदिल साहब आए हैं, उन्होंने आंखें सुकेड़ कर कहा। उनके नाम पर वो चौंक कर सीधी, वो क्यों आए हैं? उसने उलझन ज़्यादा लहजे में पूछा। तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। उनके जवाब पर वो बिजली की तेज से खड़ी हुई।